प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के SCO में कड़े रुख का किया समर्थन। कहा, आतंकवाद के जिक्र के बिना संयुक्त बयान स्वीकार नहीं। चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की कई देशों के समकक्षों से मुलाकात। रूसी रक्षा मंत्री से S-400 सिस्टम्स समेत महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर हुई चर्चा। चीन के रक्षा मंत्री के साथ सीमा विवाद के स्थायी समाधान करने पर चर्चा। चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर, राजनीतिक दलों से बातचीत, चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा। पुरी में पवित्र भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ। बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, हर किसी को मिले सुख समृद्धि। और दिल्ली NCR में आज भी उमस ने बढ़ाई बेचैनी। मॉनसून के लिए अभी करना होगा 2 से 3 दिन का इंतजार, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत पर मॉनसून मेहरबान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर क्रेनिन, तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सोब्रिजोदा इमोमाली अब्दुर्रखीम और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल डोरेन कोसानोव के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सहयोग में निरंतर जुड़ाव और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों की खोज के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति और कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर प्रकाश डाला। राजनाथ सिंह ने अपने समकक्षों को पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी। वहीं मंत्रियों ने साझा हित के अन्य क्षेत्रों के अलावा क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग, सैन्य शिक्षा को बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों, सीमा पार आतंकवाद और भारत रूस रक्षा सहयोग जैसे कई अहम विषयों पर गहन चर्चा की। रूसी रक्षा मंत्री ने भारत रूस के दीर्घकालिक संबंधों पर प्रकाश डाला, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह और कायराना आतंकवादी कृत्य पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हुई दोनों रक्षा मंत्रियों की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा उत्पादन विशेष रूप से वायु रक्षा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, आधुनिक क्षमताओं और हवाई प्लेटफॉर्मों के उन्नत जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए S-400 सिस्टम की आपूर्ति और Su-30 MKI को अपग्रेड करने और शीघ्र समय सीमा में यानी कि जल्दी ही महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की महत्वपूर्ण चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग यून के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर गहन चर्चा की। रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की है। उन्होंने स्थायी जुड़ाव और तनाव कम करने के लिए एक ढांचागत रोडमैप के माध्यम से जटिल मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर भी जोर दिया और इस मुद्दे पर स्थापित तंत्र को पुनर्जीवित करके सीमांकन का स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया है।
राजनाथ सिंह ने सर्वोत्तम पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के साथ साथ एशिया और दुनिया में स्थिरता के लिए सहयोग करने के लिए अच्छे पड़ोसी हालात बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई करके 2020 के सीमा गतिरोध के बाद पैदा हुए विश्वास की कमी को पाटने का भी आह्वान किया है। रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर प्रकाश डाला। उन्होंने 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने की भी सराहना की। राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष को 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए जघन्य आतंकवादी हमले और पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के उद्देश्य से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी चीनी समकक्ष को जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सख्त रुख का समर्थन करते हुए भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एससीओ में एक देश ने आतंकवाद का उल्लेख रोकने की कोशिश की, लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि अगर ये नहीं होगा तो हम बयान स्वीकार नहीं करेंगे। सर्वसम्मति से एससीओ चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने इससे पहले आपातकाल के 50 साल पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल कुछ लोग संविधान को लेकर हाथ में घूमते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आपातकाल के लिए कभी माफी नहीं मांगी। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग है, ये आप समझ लीजिए। लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती है, और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं, कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा। कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, they have never expressed regret for emergency. वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब पार्टी के लोग देश से बाहर जाकर भारत के हित को सबके सामने रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि खाली इंडियन डेमोक्रेसी है कि हर पार्टी के लोग डेलीगेशन में बाहर जाए, एक स्वर से भारत का हित दुनिया के सामने रखें। और आपातकाल को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर हमला बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि एक सीट एक डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उसको राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बनाकर आपातकाल लगा दिया। उन्नीस में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ही साल में सरकार की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था उस समय, और राजनीति जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही थी, उसकी दिशा कुछ अलग जा रही थी। पब्लिक में बहुत आक्रोश थी। उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 चार्जेस जो थे, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये दोनों में उनकी कन्विक्शन। विषय है एक सीट का, एक डिस्क्वालिफिकेशन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, और देखिए उसको सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का विषय बना दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। और इस पूरी खबर पर 2 साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथी संवाददाता, साथ ही हमारे साथ विशेष मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, राजनाथ सिंह ने कुछ द्विपक्षीय बैठकें की हैं, बेहद अहम बैठक रूस के रक्षा मंत्री और साथ ही चीन के रक्षा मंत्री के साथ हुई है। इन दोनों बैठकों में
एक बड़े तौर पर क्या निकल के आया है, क्योंकि दोनों ही देशों से भारत के संबंध पुराने हैं और दो अलग अलग क्षेत्रों में, एक सैन्य क्षेत्र में तो एक सीमा क्षेत्र में, दोनों ही देश बेहद महत्वपूर्ण। चीन के साथ कुछ ऐसे सीमा विवाद भी लगातार चले आ रहे हैं जिन्हें लेकर माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री की बैठक एक सकारात्मक बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, रूस और चीन के जो संबंध है, हमारे दोनों दो तरह के संबंध हैं। रूस के साथ जो भारत का संबंध है वो लगातार चढ़ाव पर, जिसे कह सकते हैं कि लगातार मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता हुआ संबंध रहा है। और रूस और भारत के संबंधों के बीच में कोई इफ बट या कोई कंडीशंस कभी नहीं रहे हैं। कभी ऐसा मौका नहीं आया जब रूस ने भारत को ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाला कि भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ रूस के और भारत के संबंधों के बीच में। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो उन्होंने साफ तौर पे दोनों देशों के बीच संबंधों को की तो चर्चा की ही। उन्होंने कहा कि S-400 और सुखोई के लगातार आपूर्ति की जरूरत है और उसने इससे सहमति जाहिर की। आपने देखा होगा कि S-400 इधर के दिनों में खास करके पहलगांव के बाद जो एक तरीके का टेस्ट भी होगा कि किस तरीके से S-400 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, जो सैनिक जो हमारी सैन्य ताकत है उसको बहुत मजबूती प्रदान करती है। इसलिए SCO के इस मंच के बगल में रूस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में जो बैठक हुई काफी महत्वपूर्ण है और एक तरीके से रिश्तों को प्रगाढ़ बढ़ाने की दिशा में और ज्यादा क्या क्या अड़चने आ सकती है या और किस तरीके से हम एक दूसरे के रक्षा संबंधों को और बेहतर बना सकते हैं, खास करके आपूर्ति के मामले में किस तरीके से, क्योंकि रूस भी एक तरीके से फंसा हुआ है उधर यूक्रेन के साथ युद्ध में। ऐसे में निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे बात की है और अपने साथ सामान रक्षा आयुधों की आपूर्ति की श्रृंखला को बरकरार रखने पर बात हुई है। जहां तक चीन की बात है, आप चीन के बारे में जानते हैं कि चीन के और भारत के संबंध लगातार कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, इस तरह के संबंध रहे हैं। और चीन और भारत के संबंध कई मामलों में सीमा पर जो चीन की हरकतें होती हैं उन हरकतों से भारत और चीन के संबंध निर्धारित होते हैं। कई बार भारत को यह कहना पड़ा है कि अगर भारत चीन सीमा पे स्थितियां शांत नहीं रहेगी तो भारत और चीन के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। तो अब देखिए, अब एक स्थिति बनी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जब से बने हैं, उन्होंने दुनिया के सभी देशों पे एक दबाव बनाना शुरू कर दिया है और सभी देश अपने अपने पुराने संबंधों को टटोल रहे, खंगाल रहे और उन्हें फिर से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत लगातार यह कहता रहा कि भारत और चीन के संबंध सामान्य होने चाहिए। एशियन सेंचुरी है, इस सेंचुरी में भारत और चीन के संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो चीन एशिया जो है बहुत ही प्रभावी विकल्प के रूप में दुनिया का वेस्ट के समानांतर बढ़ेगा। जी अखिलेश, इस सब्जेक्ट पे एक प्रतिक्रिया हम मेजर जनरल संजय सोई जी से भी लेना चाहेंगे। मेजर जनरल संजय सोई, मुझे लगता है SCO रक्षा मंत्रियों का ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहला मौका था जहां पाकिस्तान और चीन के रक्षा मंत्री दोनों मौजूद थे। ऐसे में SCO के 10 सदस्यों के बीच में आतंकवाद का जिक्र या पहलगाम का जिक्र ना होना, बलूचिस्तान का जिक्र करना, जिस तरह से इस पूरे मंच को एक तरफा चलाने की कोशिश की जा रही थी, भारत ने एक कड़ा रुख दिखाया जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत की नीति रही है। उसी के साथ खड़े होते हुए राजनाथ सिंह ने उस डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऐसा मंच रहा जहां भारत तमाम दबावों से इतर होता हुआ दिखाई देता है आतंकवाद को? पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका का एक बड़ा दबाव था जिसको धता बताया भारत ने, और फिर अब इस मंच पे भारत ने आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख इख्तियार किया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर एक बात निकल के साफ आती है कि अब जो भारत है वो बदला हुआ भारत है और जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो देश के हित में जो बात होती है उसी बात को किया जाता है। किसी भी देश का दबाव भी नहीं रहता। हम किसी गठबंधन में नहीं है कि अमेरिका के खेमे में हो या रशिया के खेमे में हो या किसी और खेमे में। हमारे संबंध रशिया के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, चाहे जो भी बात हुई, लेकिन आज भी अमेरिका के साथ हमारे संबंध अभी भी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और चाइना को और खास तौर से पाकिस्तान को इसमें बड़ी हैरानी की बात है कि अगर इस तरह का जो ऐसे मंच पर जहां बाकी 9 देश और हैं उस पर अगर वो आतंकवाद के लिए कोई बात नहीं करते, पहलगाम के ऊपर जिक्र करना मंजूर नहीं करते और उल्टा बलूचिस्तान का जिक्र करना चाहते हैं, तो ये बहुत अफसोसजनक बात है। क्योंकि आज पूरी दुनिया जानती है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार किससे जुड़े हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और एक
इतने भारत ने दिए दुनिया को, दुनिया भर में हमारे डेलीगेशन भी गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, दुनिया भी समझती है। ऐसे में एक बचकानी हरकत करना कि हम एक टेररिज्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ बातचीत नहीं करेंगे, जबकि भारत का एक स्टैंड सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यही रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ते हैं। अब देखिए, चाहे वो हमास का था, भारत हमास के साथ नहीं था, हमास के खिलाफ था क्योंकि वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम पैलेस्टीन के साथ रहे हैं, इसराइल के साथ भी रहे और पैलेस्टीन के साथ रहे। यहाँ ये भारत की सोच एक अलग सोच नजर आती है कि आतंक के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहे। और दूसरी बात जो भारत ने दिखाई है कि आतंक के खिलाफ जो जंग लड़नी है सबने मिलकर, भारत ने एक एग्जाम्पल दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम सिर्फ बात नहीं करते, हम उसका जवाब देना जानते हैं। वो आतंकवाद से किस तरह लड़ना है, इसका भी हम दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और एक आगे के लिए हमने एक नीति भी तय की हुई है कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो एक देश के ऊपर हमला माना जाएगा। तो ये मेजर जनरल सोई, अगर वैश्विक मंच पे जिस तरह से एससीओ के मंच पे एक जॉइंट संयुक्त बयान था, उस बयान पे दस्तखत भारत ने नहीं किए, इसके क्या मायने हैं, क्या संकेत भी हैं? तमाम वैश्विक मंचों पर जब आतंकवाद को लेकर बात होगी और अगर भारत को लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो मुहिम है अगर उसे जगह नहीं मिल रही है, उसे दरकिनार किया जा रहा है या किसी भी लिहाज से आतंकवाद के संदर्भ में भारत को घेरा जा रहा है, तो ऐसे में अगर एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह ने दस्तखत नहीं किए, संयुक्त बयान बिना जारी किए एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई, तो ये संदेश संकेत क्या है? इसको किस तरह से, मतलब इसका कितना वजन है? इसका बड़ा सबसे बड़ी जो बात है वो निकल के आती है कि भारत अभी किसी दबाव में आने वाला नहीं है और जरूरत पड़ने पर एक कड़े से कड़ा रुख अपनाने के लिए भारत एक अपना मद्दा रखता है, अपनी हिम्मत रखता है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि साइन करने से मना कर दिया, चाहे जिस किस्म की बातचीत हो। आप देखिए, अमेरिका के साथ संबंध में भारत ने रशिया से S-400 लेता रहा, जबकि अमेरिका ने बोला था हम काटसा लगाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी भारत ने एक साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि ये युद्ध कैसे बंद हुआ, जबकि वो उसका एक क्रेडिट लेना चाहते हो, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया भी। तो ये सब बातें दिखाती कि आज बदला हुआ भारत है, आज हमारी सोच है, एक प्रोएक्टिव सोच है और किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय दबाव में आने वाले नहीं है। नेशनल हित जो हमारा है वो सबसे ऊपर है और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी सोच है, वो सबसे ऊपर रहेगी। ऋतु जी। अखिलेश जी, विदेश मंत्री ने कहा कि एक देश के कहने पे आतंकवाद को शामिल नहीं किया गया, हालांकि बलूचिस्तान की कुछ जिक्र था उस संयुक्त बयान में। तो ये माना जा रहा है कि ये देश पाकिस्तानी है, तो क्या इस मंच से ये माना जाए कि भले राजनाथ सिंह ने उस पर साइन नहीं किए, लेकिन इस मंच पे पाकिस्तान को तमाम देशों ने समर्थन दिया? जा सकता है, ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि देखिए, जब ड्राफ्टिंग होती है तो ड्राफ्टिंग की एक मजमून बनाया जाता है और ड्राफ्टिंग का वो मजमून जो है वो सभी देशों के सामने रखा जाता है कि ये ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट पे आप सहमति दीजिए। तो उस ड्राफ्ट में अगर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का जिक्र है तो उसे राजनाथ सिंह ने या भारत के अधिकारियों ने कहा कि इसमें पहलगाम का भी जिक्र होना चाहिए। तो ये बात है, ऐसा ही बात नहीं है कि अन्य देशों ने समर्थन कर दिया बलूचिस्तान को शामिल करने का और उन देशों ने पहलगाम को शामिल नहीं करने का समर्थन दिया, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि एक ड्राफ्ट आता है, उस ड्राफ्ट में विचार होते हैं, ड्राफ्ट में अगर इंक्लूड कराने की एक बात को इंक्लूड कराने की बात होती है, तो अगर बलूचिस्तान पे अगर अशांति है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में अशांति है। अब पाकिस्तान को जवाब देना है कि बलूचिस्तान में अशांति क्यों है, बलूचिस्तान में हमले क्यों हो रहे हैं। तो भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके तार सीधे कहीं से जुड़े हुए हैं, तो उस चीज को भी शामिल कीजिए। तो उस पर पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था। तो इसका मतलब यही है कि देखिए, पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन होना उस बात में होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में अगर तिनका नहीं होता तो अगर पहलगाम हमले का जिक्र होता कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें 26 नागरिक मारे गए हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी ने कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की और पाकिस्तान को भी इसमें आपत्ति व्यक्त करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो उसमें डाला नहीं जा रहा था। तो इसी बात से साबित होता है कि भारत ने अपने जो डिप्लोमेटिक या जो अपना जो इनिशिएटिव है सारी चीजों की जानकारी दी और उसको सही ढंग से पेश किया, लेकिन पाकिस्तान चूंकि पेश नहीं कर पा रहा था सही ढंग से, उसने ऑब्जेक्ट किया
या जानते हुए कि बिना कंसेंसस के कोई प्रस्ताव नहीं पारित हो सकता है, जी। या जानकर पाकिस्तान ने किया कि कंसेंसस को हम ब्रेक करेंगे, प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं होगा, बलूचिस्तान की जिक्र से ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। जी, ये बात मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई जी, रक्षा मंत्री ने एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया, तो दूसरी तरफ द्विपक्षीय बैठक में चीन के साथ जो रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक हुई उसमें डी एस्केलेशन को लेकर बातचीत हुई है, किस तरह से जो तमाम जटिल मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए, इस मसले पे बात हुई। तो वहीं रूस के साथ जो बैठक हुई उसमें S-400 को लेकर और तमाम सैन्य उत्पादन को बढ़ाने की तरफ बात की गई है। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना और समय सीमा के भीतर S-400 की डिलीवरी को लेकर इस समय ये बात होने को? देखिए, ऐसा ही बिल्कुल एक रूस एक हमारा शुरू से, जैसे पहले अखिलेश जी भी बता रहे थे, मुझे कोई शक नहीं, एक ऐसा अभिन्न मित्र, एक मजबूत दोस्त देश रहा है जिसने जरूरत पर कभी भी हमें मदद दी है, चाहे वो हथियारों की हो, टेक्नोलॉजी की हो। दूसरी बात, हमारे रशिया के साथ भी हथियारों का काफी बड़ी संख्या में इंपोर्ट होता रहा है, आज से नहीं, में बहुत पहले से। और जो भारत ने रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय भी जो न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई, साथ साथ सैंक्शंस के होते हुए भी हम रशिया से ऑयल और गैस इंपोर्ट करते रहे, तो ये बातें रशिया भी समझता है कि किस प्रकार से भारत भी सच्चे दोस्त के तौर पर रशिया के साथ उभरा है। तो यहाँ पर जब हम S-400 हो, इसके अलावा चाहे सुखोई हो या बाकी हथियारों के जो खरीदने की बात होती है, चाहे वो गन्स हो, रडार हो या शिप्स हो, वो जो रशिया के साथ हमारा कॉपरेशन है वो रहा है। और वाकई में जो S-400 की जैसे हमने इम्पोर्टेंस अभी देखी कि किस प्रकार से पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया गया, S-400 के साथ मिलकर हमारे आकाश और देश में बने हुए ZU-23 ने मिलकर एक कंबाइन एक लेयर बनाकर खत्म किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये S-400 का होना देश की सुरक्षा के लिए, खास तौर से जब एक तरफ चाइना हो और एक तरफ पाकिस्तान हो। तो भारत प्रेशर बनाया हुआ है कि इस तरह की दोस्ती रहे। सबसे अच्छी बात रशिया के साथ ये रहती है हमारी कि वो देश में हथियार बनाने की एक वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है, जैसे Su-57 के बारे में हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। देश में हम वो हथियार बनाने में सक्षम रहेंगे, चाहे आज हम जैसे हम सुखोई बनाते हैं या T-90 टैंक बनाते हैं जो रशियन ओरिजिन के हैं, AK-203 की हमारी फैक्ट्री लगी हुई है रशियन कोलैबोरेशन के साथ। तो ये सब बातें बताती हैं कि किस प्रकार से रशिया के साथ हमारी बहुत ही गहरी दोस्ती है। और इसमें मुझे कोई शक नहीं कि रशिया पूरी तरह से इसमें स्पीड अप करेंगे और हथियार देंगे, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बाकी चीजों की देंगे। जी अखिलेश जी, अंत में बस आपसे SCO, हम जानते हैं कि सार्क एक तरह से एक मल्टीलैटरल फोरम था जो कि ऑलमोस्ट समाप्त की तरफ है, समाप्त हो ही चुका है। SCO में आतंकवाद को लेकर जो बड़ा मतभेद हुआ है, अब क्या ये SCO के लिए खतरे की घंटी है? क्या ये सोचने की जरूरत है कि SCO आखिर किस मकसद पर अब आगे काम करेगा, काम कर रहा है, अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है कुछ मसलों पर? देखिए, निश्चित तौर पे SCO के दो उद्देश्य थे, एक तो क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना और दूसरा इंटर कनेक्टिविटी जो सभी देश है, सदस्य देश है, उनके बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और सुरक्षा को, क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में आतंकवाद को खत्म करना, इसकी एक महत्वपूर्ण अवयव था। लेकिन अब इस तरीके से भारत और पाकिस्तान को एक साथ SCO में शामिल किया गया, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया था कि पाकिस्तान को SCO में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उन सारे मानदंडों पे खरा नहीं उतरता है जिन मानदंडों को SCO मानता है। दरअसल कई लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, सुनिश्चित नहीं कर पाएगा क्षेत्रीय सुरक्षा को, इंटर कनेक्टिविटी को नहीं सुनिश्चित करता है। अगर भारत से कोई सामान अगर अफगानिस्तान में जाना है या मध्य पूर्व सेंट्रल एशिया में जाना है तो वहां पाकिस्तान जाने का रास्ता नहीं देता है। तो इस मामले में पाकिस्तान का SCO में होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि खास करके चीन का बहुत जोर था कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना चाहिए, तो खैर सभी लोगों ने माना कि चलो पाकिस्तान को भी शामिल कराया जाए।
लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां दिख रही है, एक भी मसले पर पाकिस्तान खरा नहीं उतरा है। चाहे वो कनेक्टिविटी को प्रदान करने की बात हो, या दूसरा है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, किसी भी मसले पर पाकिस्तान एक साथ नहीं रहा है एससीओ के अन्य सदस्यों के द्वारा के साथ। तो निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है कि अगर एससीओ में पाकिस्तान रहेगा तो उसकी कितनी प्रासंगिकता रहेगी। वैसे अगर बातचीत करने के लिए ठीक है कि साल में एक बार रक्षा मंत्री मिल लेंगे, साल में एक बार जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मिल लेंगे एससीओ के सभी सदस्यों के साथ, लेकिन जो असली भावना है एससीओ की, वह भावना ये थी कि क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करना। और एक समय माना जाता था कि एक एशियन नेटो बन रहा है एससीओ के माध्यम से, जो कि जिस तरीके से नेटो अपने मित्र देशों को सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे एससीओ के लोग भी अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन वो स्थिति में नहीं बन पा रही है, और खास करके इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के एटीट्यूड को चेंज करने में मदद करते हैं, वरना एससीओ की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी ऐसा नहीं लगता बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल, एससीओ की स्थापना के जो उद्देश्य हैं उनको पाने में, उनको हासिल करने में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में एससीओ अपने मकसद की दिशा में कितना काम कर पाता है पाकिस्तान को साथ लेकर चलते में। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपका भी, संजय सोई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम राज्य के दौरे पर है। आयोग की टीम 3 दिनों तक विभिन्न प्रमंडलों में जाकर जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही है। शुक्रवार को टीम पूर्णिया पहुंचेगी, जहां जिलाधिकारी के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद टीम बेगूसराय और मोतिहारी में भी संबंधित जिलाधिकारियों से मुलाकात कर जमीनी तैयारियों का जायजा लेगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग का ये दौरा राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में 9 सदस्यीय चुनाव आयोग की टीम बिहार में मौजूद है, जहां आज भी कई जिलों में जाकर जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की ये पूरी टीम चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, बूथ प्रबंधन, तमाम इन मसलों की समीक्षा करेगा। विधानसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल ये टीम पटना पहुंची थी। और पूरा ओडिशा आज जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक शेर पहरा रस्म निभाते हैं। इस दौरान वो सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, बलभद्र के रथ को तालध्वज और सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हैं।
4 जुलाई को संध्या दर्शन होगा। गुंडिचा मंदिर में विशेष दर्शन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 4 जुलाई को संध्या दर्शन होगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करेंगे भक्त। 5 जुलाई को बहुरा यात्रा होती है। इसमें मौसी के घर से जगन्नाथ मंदिर में भगवान की वापसी शुरू होती है। और 5 जुलाई को ही उड़ीसा की पारंपरिक मिठाई पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। 6 जुलाई को सुना बेशा होता है, जिसे भगवान को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। 7 जुलाई को अधरापना होता है। इसमें भगवान को विशेष मीठा पेय अधरापना अर्पित किया जाता है। तो लंबी प्रक्रिया है तीनों ही भगवान के स्वागत की। सुवेश शर्मा, डॉक्टर सुवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, पुरी से हमारे साथ जुड़ी है। सुवेश, जानना चाहेंगे आंखों देखा हाल, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़, वो माहौल क्या है इस समय जगन्नाथ यात्रा का? जी हाँ, जैसा आप देख पा रहे होंगी अभी चल रहा है। तीनों रथ में तैयार हो चुके हैं भगवान बैठ चुके हैं। माता सुभद्रा की बात करें, भगवान जगन्नाथ और बालभद्र तीनों अपने रथ में बैठ चुके हैं। और उत्साह की अगर आपने पूछा है तो यहाँ श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। हर बार प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है और पूरी तैयारी भी की गई थी कि बीच बीच में कुछ बारिश मतलब कृत्रिम बारिश की जाएगी जिससे श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। लेकिन आज प्रभु जगन्नाथ की ऐसी कृपा है कि आज सुबह से ही बारिश है और अभी भी इतनी तेज बारिश होकर के चुकी है। लेकिन जो श्रद्धालुओं का उत्साह है उसमें कोई नजर नहीं आ रहे हैं। भी भगवान का श्रृंगार चल रहा है यहाँ पे। ये श्रृंगार जब खत्म होगा उसके बाद फिर गजानन महाराज आएंगे और वो आकर के सुनहरी झाड़ू से लगाएंगे। उसके बाद फिर गणपति आएंगे। तो लगातार ये जो पूजा अर्चना है वो चलती जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4 बजे से ये रथ यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर अगर देखें प्रशासन की तो श्रद्धालु आए हैं और उनके मन में बस एक ही आस नजर आ रही है कि कैसे भी जो रथ में विराजमान है भगवान जगन्नाथ। डॉक्टर सुयेश, आप वहाँ मौजूद हैं और ये हम लाइव इस समय जी हाँ लाइव दृश्य देख रहे हैं जहाँ तीनों ही भगवान की साज सज्जा के साथ रथ यात्रा की पूरी तैयारी की जा रही है। और रथ यात्रा की तैयारी से पहले जो बड़ा अनुष्ठान होता है वो पहाड़ी अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में डॉक्टर सुवेश जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं? इस अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। श्रृंगार करने के बाद में फिर भगवान को विशेष प्रकार की मालाएं हैं जो अंदर पिलाई गई है। उसमें एक तुलसी की माला विशेष रूप से आज यहाँ पर बताई जा रही है, वो प्रभु को अर्पण की जाएगी। और उसके बाद से जैसे ही ये माला प्रभु को अर्पण कर दी जाएगी और जैसे ही गजानन महाराज आ जाएंगे उसके बाद जब जैसे ही सुनहरा फेरा होगा, गणपति आएंगे, उसके बाद अनुष्ठान में दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। नेत्रोत्सव होता है भक्तों का और महाप्रभु उस उत्साह में स्वास्थ्य लाभ किया है। उस उत्साह में भाई बहन को लेकर रथ यात्रा में निकल गए। अब सोचिए पत्नी की क्या अवस्था होगी। एक तो अगर इस प्रकार की यात्रा में पति जाए तो पत्नी की ये आशा होती है कि पति उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे और यहाँ पे बात बिल्कुल विपरीत है। पति के साथ उनके बड़े भाई और उनकी लाडली बहन सुभद्रा वो निकल पड़े हैं रथ यात्रा पर। अब पत्नी क्या करे? व्याकुल होकर, विह्वल होकर अब वो जाती हैं माँ विमला के पास। एक स्त्री अपने मन की इस प्रकार की व्यथा को एक स्त्री के साथ ही बांट सकती है। जैसे ही वो माँ विमला के पास गई, माँ विमला ने कहा, चिंता क्यों करती हो? इस तरह से व्याकुल होने की वजह क्या है? तो माँ लक्ष्मी जो है अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। देखिए महाप्रभु और माँ लक्ष्मी के बीच की इस नोक झोंक पर उड़िया भाषा में उड़ीसा के बहुत भक्त कवियों ने लिखा है, जिसमें से गौरचरण अधिकारी जी भी एक कवि हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके इसका पूरा वर्णन किया है। तो माँ लक्ष्मी की चिंता इस बात की है कि जहाँ ये जा रहे हैं, कौन? उनके प्रिय अर्थात महाप्रभु जगन्नाथ। वहाँ पे एक जगह है रायतोटा।
और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये वहाँ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राधिका से भेंट करने जा रहे हैं और ये राधिका से मिलने ही जा रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो कोई भेद नहीं है दोनों में, लेकिन फिर भी जो है यथा देहे तथा देवे, अर्थात मनुष्यों का जो आचरण प्रस्तुत करते हैं महाप्रभु। तब माँ विमला ने कहा, चिंता क्यों करती हो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मोह चूर्ण देती हूँ। अब जब भी महाप्रभु से मिलो तो ये मोह चूर्ण उन पर डाल देना, वो बस बिल्कुल मोह में बंधे हुए से तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। अब महालक्ष्मी को मोह चूर्ण डालने जाना था और उन्हें महाप्रभु से मिलने भी जाना था। तो वो षष्ठी तिथि के दिन, जिसको कि हेरा पंचमी कहते हैं, उस दिन जो है एक विमान में निकलती हैं। तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए पूरा ओडिशा पूरी तरह से सजा हुआ है। इस यात्रा को हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे, इसका सीधा प्रसारण। आइए बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। इस बार कस्बा लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है जो सामने आ रही है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है जिसमें छात्र संघ नेता समेत 3 छात्र आरोपी हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल लगातार कटघरे में दिखाई देती रही है। पश्चिम बंगाल सरकार लगातार कटघरे में दिखाई देती रही है और नया जो मामला आ रहा है वो लॉ कॉलेज में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला आ रहा है। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या है पूरा मामला और ये 3 आरोपी कौन हैं? देखिए, आज सुबह ये जो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पता चला कि ये जो विक्टिम है वो भी लॉ कॉलेज की ही स्टूडेंट है और जो आरोपी है ये उसमें से जो एक है जो लॉ कॉलेज की टीएमसीपी मतलब तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की स्टूडेंट यूनियन का लीडर है और बाकी 2 बताया जा रहा है। पहले बताया जा रहा था कि जो स्टूडेंट है, लेकिन बाद में अभी पता चल रहा है कि 2 उसी कॉलेज का किसी तरह के एम्प्लॉय है। हो सकता है कि नाइट गार्ड है या जो भी हो, क्लरिकल स्टाफ है, लेकिन उसका डिटेलिंग अभी तक नहीं हो पाया कि इन लोगों को अस्पताल लाया गया वहां पे मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की घटना में आरोपी और विक्टिम दोनों का ही मेडिकल टेस्ट होना काफी जरूरी है। लेकिन ऋतु मैं बताऊं कि ये घटना की अचंभित इस घटना तो सामने आने की बात पूरे कोलकाता, पूरा पश्चिम बंगाल सदमे में है, क्योंकि ये करीब एक ही साल बाद आरजीकर की वो बर्बर घटना की एक ही साल बाद फिर से इस तरह की घटना शहर कोलकाता में। ये कस्बा जो एरिया है ये एकदम दक्षिण कोलकाता की बीचों बीच है। ये जो कॉलेज है ये मेन रोड के ऊपर है, ये जो हॉस्टल है ये भी मेन रोड के ऊपर है। यहाँ पे इस तरह की घटना जिसमें स्टूडेंट यूनियन की लीडर भी शामिल है और जो विक्टिम है वो उसी कॉलेज का स्टूडेंट है। सब कुछ लेकर एक ऐसी स्थिति लोगों के मन में पिछले 1-1.5 घंटे से जब ये खबर धीरे धीरे सामने आने लगे, लोग सदमे में है। और आज रथ यात्रा का दिन, इस तरह की घटना सामने आने के बाद लोग पूरी तरह से मतलब टूट चुके हैं अपने मन अंदर ही अंदर, जबकि अभी आरजीकर का जो घाव है वो सूखे नहीं। जी प्रसन्नजीत, इस पे अभी सरकार का क्या कहना है? सरकार के किसी मंत्री का कोई वक्तव्य कुछ आया है इस पे, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं? रितु, इस समय पश्चिम बंगाल की सरकार एक डुप्लीकेट जगन्नाथ का इमारत बना के दीघा में अपने मौज और मस्ती में लगे हुए हैं। इस समय बंगाल की सरकार और किसी को भी ये सोचने का वक्त नहीं है, मौका नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इस तरह से एक बेटी फिर से इस तरह की सामूहिक दुष्कर्म की सामना उनको करना पड़ा। अब इस समय पे ममता बनर्जी और उनकी पूरी पुलिस फोर्स, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सब दीघा में मौज और मस्ती में डूबे हुए हैं। ऋतु जी, प्रसन्नजीत, अपडेट के तौर पर क्या इन तीनों ही आरोपियों को और जो पूर्व छात्र संघ का जो नेता है उसे कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? क्योंकि पुलिस ने इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, उनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं। किसी भी टाइम में इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इसमें एक और लोगों की मन में सवाल उठने लगे हैं
कि ये बताया जा रहा है कुछ लोगों के मन में, मैं ऐसा कह नहीं सकता कि जो कोर्ट के सामने किसी का भी अपना पक्ष रखने की अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि लॉ कॉलेज के स्टूडेंट अगर इस तरह की घटना के साथ शामिल है तो जो कानून व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, जो वकील है, वो किस तरह से अभी कोर्ट के सामने इन लोगों की तरफ से सफाई देंगे, ये देखने लायक है। लेकिन हाँ ठीक है, जो भी आरोपी है उनको अपने तरफ से बातें रखने की पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी मतलब लोगों की मन में मैं कह रहा हूँ कि इतनी पीड़ा है, इतनी दर्द है, इतनी गुस्सा है कि लोग ये भी चाह रहे हैं कि इन लोगों के लिए अदालत के सामने कोई वकील खड़ा ना हो। लेकिन ऐसा मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर, लेकिन मैं लोगों की मन की जो भावना है उसी को बता रहा हूँ ऋतु। जी हाँ, बिल्कुल प्रसन्नजीत, आरजीकर मामले को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले इस तरह से लॉ कॉलेज में सामूहिक बलात्कार की जो घटना सामने आई है, जिसमें अभी पुलिस ने छात्र संघ के नेता के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये दूसरा मामला है जिसमें पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर ये पूरी सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल बड़ा है कि आखिर क्या बात है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत, इस पर और जानकारी आपसे लेंगे और अपडेट लेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर मॉनसून गुरुवार को करीब करीब पूरे देश में छा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी टर्फ लाइन और हवाओं के विपरीत प्रवाह से मॉनसून नहीं आ पा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून ने समय से करीब 1 सप्ताह पहले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों को कवर कर लिया है। मॉनसून जैसलमेर, बीकानेर, सोनीपत तक पहुंच चुका है। आईएमडी ने बंगाल, बिहार और झारखंड में आज से 29 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिम में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई जगह बारिश का अलर्ट जारी है। गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत ने ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते 48 घंटों के भीतर कुल्लू और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, किन्नौर, शिमला और सोलन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में 30 जून तक तेज बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही शिमला, सोलन, सिरमौर में धुंध के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उधर उत्तराखंड में मॉनसून सक्रिय है। एक और जहां मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया है, तो वहीं पहाड़ी जिलों में ये परेशानी का कारण बन रही है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नैनीताल और बागेश्वर के कुछ इलाकों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की आशंका जताई गई है। और मौसम की और जानकारी के लिए हेमलता शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ रही हैं, रेणु उप्रेती देहरादून से जुड़ रही हैं। सबसे पहले तो हेमलता आप ही के पास आएंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूरे हिमाचल को लेकर तमाम चेतावनी जारी की गई है, प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है, पर्यटकों की बड़ी संख्या इस समय होगी, तो किस तरह से सावधानियां बरती जा रही हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में बीते 1 दिन पहले जो बारिश हुई है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ एक ज़िलों में हुआ है और उन ज़िलों में अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। धर्मशाला की अगर हम बात करें तो खनियारा में जो बादल फटा था वहां से अभी भी 3 लोग लापता है, 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उन लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा अगर कुल्लू जिला की हम बात करें तो कुल्लू जिला में भी कुछ जगहों पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कई सारे घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और इस सारे
जी, ये भी एक खराब मौसम का ही कारण है। हमारे साथ रेनू प्रेती जुड़ी हुई हैं देहरादून से। रेनू, उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। तेज बारिश के साथ ही बादल फटने जैसी चेतावनी जारी की गई है। देहरादून राजधानी है, इसे लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 जून को मानसून आ गया था और 20 जून से यहाँ पे आज 27 तारीख हो गई है। हल्की से मध्यम बारिश सभी जिलों में देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें आने वाले 6 दिनों की तो आज से लेकर 2 जुलाई तक प्रदेश भर में अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर हम बात करें जिलोवार तो चमोली में, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, टिहरी में, राजधानी देहरादून में और नैनीताल में जो है अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। और ऐसे में जो यात्री बाहर से यहाँ पे चारधाम में यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, धामों के दर्शन कर रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, उनसे खास अपील ये की गई है कि वो मौसम को देखकर यहाँ पे आए और यात्रा करें, क्योंकि यहाँ पे नदी नाले वाले क्षेत्र काफी हैं, यहाँ पे भूस्खलन का खतरा रहता है क्योंकि पर्वतीय राज्य है। तो ऐसे में उनसे स्पेशल जो है अनुरोध ये किया गया है कि वो यहाँ पे यात्रा जरूर करें, लेकिन मौसम को देखते हुए करें, क्योंकि 2 जुलाई तक जो है प्रदेश में मौसम बारिश से काफी खतरनाक देखने को यहाँ पे मिल सकता है। जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद मौसम को लेकर विस्तार से बात करने के लिए। मॉनसून ने दस्तक दी है उत्तर भारत के कई इलाकों में और खासकर पहाड़ी राज्यों में मॉनसून ने एक तरह से कहर बरपाया है। उत्तराखंड और हिमाचल की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जो मूसलाधार बारिश में इस समय एक तरह से 8 जिले हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। 8 जिले हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में 2 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को अगर जरूरत ना हो तो बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने MSME में महिलाओं के योगदान को सराहते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। पूरे देश में MSME का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। ये प्रसन्नता की बात है कि MSME सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है। जो महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का, मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा। और MSME सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि MSME में ग्रीन ऊर्जा की खपत को बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। MSME सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना समय की मांग है। इससे न केवल MSME की सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, बल्कि देश को क्लाइमेट संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने भी सहायता मिलेगी। MSME के सस्टेनेबिलिटी के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार विभिन्न माध्यमों से स्टार्टअप और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। DRDO जैसे संस्थानों द्वारा MSME को
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन और रिसर्च के लिए फंड जैसे सहायता दी जा रही है, जिससे वे रक्षा और एयरस्पेस के क्षेत्रों में योगदान दे सके। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की कुछ खबरें। युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा का यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार सफर जारी है। तन्वी ने दूसरे दौर के मुकाबले में जूनियर विश्व चैंपियनशिप और वर्तमान में विश्व नंबर 2 पिचामोन ओपटनिपूत को 21-18, 21-16 के सीधे गेम में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने दूसरी एशियाई युगल स्क्वॉश चैंपियनशिप में पुरुष, महिला और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक बनाकर इतिहास रच दिया है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो देश द्वारा एशियाई या विश्व युगल स्क्वॉश चैंपियनशिप में पहले कभी हासिल नहीं की गई थी। पुरुष डबल्स के फाइनल में अभय सिंह और बेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल को 88 मिनट में 9-11, 11-5, 11-5 से हराया। उधर महिला डबल्स में जोशना चिनप्पा और अनाहत सिंह की जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मलेशिया की अमानी और शिन यिंग यू को 1 घंटे और 5 मिनट में 8-11, 11-9 और 11-10 से हराया। अभय सिंह और अनाहत सिंह ने मलेशिया के अभिषेनराज चंद्रन और राचेल अर्नाल्ड को 11-9, 11-7 से हराकर मिश्रित युगल का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ब्रिस्टाउन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 92 रन बना लिए हैं और टीम ने वेस्टइंडीज पर 82 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले खेल के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी की शुरुआत 4 विकेट पर 57 रन से आगे की। कैरेबियाई टीम अपनी पहली पारी में 190 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान रॉस्टन चेस ने 44 जबकि शाय होप ने 48 रन की पारी खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ अपने करार को 2 साल और बढ़ा लिया है। रोनाल्डो अब अल नस्र के साथ 2027 तक जुड़े रहेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकलने के बाद 2022 के अंत में अल नस्र में शामिल हुए रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 105 मैचों में 93 बार गोल किए हैं। सऊदी अरब में उनके जाने से वैश्विक फुटबॉल में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसने सऊदी प्रो लीग की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। ईरान ने अमेरिका के साथ अभी किसी तरह की परमाणु वार्ता से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करते हुए कहा कि ईरान इस बात का आकलन कर रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत उसके हित में है या नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अगले सप्ताह बातचीत की योजना बना रहा है। अराघची ने कहा कि परमाणु ठिकानों को हुआ नुकसान थोड़ा नहीं है और संबंधित अधिकारी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नई वास्तविकताओं का पता लगा रहे हैं, जो ईरान के भविष्य के कूटनीतिक रुख को प्रभावित करेगा। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि परमाणु ठिकानों पर हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पर अंकुश लगाना था, जबकि ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उपयोग के लिए है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमैनी ने कहा है कि ईरान भविष्य में किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके देगा। कल खमैनी ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले को अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा करार दिया और भविष्य में किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की बात कही। खमैनी ने अपने संदेश में अमेरिका और इजराइल के हमलों को कमतर आंकते हुए कहा कि इन हमलों से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज किया
जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। खमैनी ने इसे अतिशयोक्ति करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस अमेरिका के साथ एक त्वरित और व्यवहारिक व्यापार समझौता चाहता है, लेकिन उनका देश असंतुलित शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका की 10% की बेसलाइन टैरिफ दर बनी रहती है तो यूरोप की प्रतिक्रिया का भी समान प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सद्भावना को कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।